नमस्कार फ्रेंड्स, जीके पैकेट स्टडी टू पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं अभी लॉकडाउन चल रहा है और इस कारण से बहुत सारी जो स्थितियां हैं वह प्रतिकूल हैं। तो एग्ज़ाम भी देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो लॉकडाउन की अवधि के कारण अभी नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा सभी आयोग सबसे पहले अपने एग्ज़ाम को लेने की कोशिश करेंगे। तो निश्चित रूप से थोड़ी बहुत तैयारी आयोग कर ही रहा है और जैसे ही स्थिति सामान्य होगी एग्जाम अचानक से डेट आ जाएगा और ऐसी स्थिति में आपके पास समय नहीं बचेगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट तो निश्चित रूप से एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने यह सोचा होगा कि चलो अभी तो पर्याप्त समय है, अभी एग्जाम में तो बाद में तैयारी करेंगे। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, एग्जाम के अवसर कम होते जा रहे हैं, रिक्तियों की संख्या कम होती जा रही है, सरकारी संस्थान की संख्या कम होती जा रही है। तो देखा जाए तो यह एक बहुत अच्छा अवसर है कि आपको पर्याप्त समय मिल गया है, आप अपनी तैयारी करें और तैयारी में निरंतरता बनाए रखें। और तैयारी इस प्रकार से हर एक सिलेबस के चैप्टर वाइज अध्याय बार आप ये तैयारी करें ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार से कहीं से भी कोई भी प्रश्न आए तो छूटने ना पाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर आप देखेंगे कि विषयवार सिलेबस के अनुसार हर एक सब्जेक्ट को, हर एक चैप्टर को से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है और बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा रिवीजन आप कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं यही अंत में कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी में निरंतरता बनाए रखें और निश्चित रूप से आप यदि हमारे चैनल के द्वारा समय समय पर उपलब्ध कराए जा रहे वीडियो को देखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में 100% लाभ होगा। इसके अलावा हमारी ई बुक भी है, उससे भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए समय नहीं गंवाते हैं क्योंकि काफ़ी समय आपका ले चुका हूं, लगभग 2 मिनट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जीव विज्ञान की श्रृंखला हमारी चल रही है और इस जीव विज्ञान की श्रृंखला में भाग 9 में आज हम पादप पोषण के बारे में, प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न लेते हैं। आज के समय में देखा जाए तो समय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और मैं नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार से किसी दूसरे का समय मेरे कारण नष्ट हो, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि थोड़ी सी बातें कर लेनी चाहिए आप लोगों से ताकि आप अपनी एग्जाम में निरंतरता बनाए रखें, इसीलिए मैंने यह आप लोगों से कहा है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आज का हमारा है, ऐसा पदार्थ जिसे जीवधारी अपने पर्यावरण से प्राप्त करता है और उसका उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में करता है, क्या कहलाता है? बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, तो इससे समझेंगे तो निश्चित रूप से उत्तर मिल जाएगा। यह कहलाता है पोषक पदार्थ, क्योंकि पोषक पदार्थ ही हम, जो विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ हैं, हम अपने पर्यावरण से ही प्राप्त करते हैं और इन पर्यावरण से प्राप्त पोषक पदार्थों का उपयोग हम क्या करते हैं? ऊर्जा के स्रोत के रूप में। तो यह आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, किस पोषण विधि में जीव अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं करता है? तो देखा जाए तो पौधे जो है वह अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं करते हैं। तो इस प्रकार के पोषण जो विधि होती है वह कहलाती है स्वपोषी विधि। तो साइड में जो अंग्रेजी वर्ड है वो भी दे दिया गया है ताकि बायोलॉजी में देखा जाए तो बहुत सारे वर्ड अंग्रेजी में ही समझ में आते हैं, तो साइड में दे दिया गया है। बहुत सारे प्रश्नों में आप वहां अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, प्रकृति में उत्पादन किसे माना जाता है? तो उत्पादक किसे माना जाता है? उत्पादक। तो प्रकृति में उत्पादक हम किसे मानते हैं? तो जो स्वपोषी जीवधारी है उनको उत्पादक माना जाता है, जैसे कि पौधे। ठीक है, आगे चलते हैं। हरे पौधे, नीलहरित शैवाल तथा अधिकांश एक कोशिकीय जीव में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरे पौधे तो हम जानते ही हैं, इसके अलावा नीलहरित शैवाल और अधिकांश जो एक कोशिकीय जीव होते हैं इनमें स्वपोषण पाया जाता है, तो ये स्वपोषी जीव हैं। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, कीटभक्षी पौधों को किस श्रेणी में रखा गया है? तो यह प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर है, जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वह भी स्वपोषी श्रेणी में ही रखे जाते हैं। आगे बात करते हैं, पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोज्य पदार्थ का संश्लेषण, निर्माण स्वयं नहीं करता बल्कि दूसरे जीवों से प्राप्त करता है। तो भोज्य पदार्थ का संश्लेषण अथवा निर्माण जीव स्वयं नहीं करता है बल्कि दूसरों से प्राप्त करता है, तो ऐसे जीव कहलाते हैं परपोषी। नेक्स्ट है, जंतु कवकों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो कवक आप सभी ने देखा ही होगा। तो कवक इस प्रकार का होता है, मशरूम। तो
इनमें किस प्रकार का पोषण होता है? तो इनमें जो पोषण पाया जाता है वो पाया जाता है परपोषण, क्योंकि ये अपना पोषण या जो भोजन का संश्लेषण है ये स्वयं नहीं कर पाते हैं, तो इस कारण से यह दूसरे जंतुओं पर आश्रित होते हैं। आगे बात करते हैं, मृत तथा क्षय शरीर से भोजन प्राप्त करने वाले जीवधारी क्या कहलाते हैं? तो यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें कहते हैं मृतोपजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम, अचार की फफूंदी, दही में उपस्थित जीवाणु ये किस प्रकार के जीव है? तो यह मृतोपजीवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे जीवधारी जो अपना पोषण दूसरे जीवधारी से प्राप्त करते हैं तथा उन पर आश्रित रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो दूसरे जीवधारी से जो पोषण प्राप्त करते हैं और उन पर आश्रित रहते हैं वह परजीवी कहलाते हैं, पैरासाइट्स कहलाते हैं। मलेरिया परजीवी, प्लाज्मोडियम, अमरबेल, टेपवर्म ये सभी किस प्रकार के जीव हैं? तो पोषण के आधार पर देखा जाए तो ये सभी परजीवी हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, परजीवी कितने प्रकार के होते हैं? तो यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परजीवी दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है बाह्य परजीवी और दूसरा होता है अंतः परजीवी। तो जो बाहर पाए जाते हैं वे बाह्य परजीवी कहलाते हैं। तो बाह्य परजीवी किसे कहते हैं? तो बाह्य परजीवी उसे कहा जाता है जो पोषक के शरीर के बाहर ऊपरी सतह पर उपस्थित रहते हैं। तो इस श्रेणी में देखा जाए तो खटमल या जू ये सब बाह्य परजीवी कहलाते हैं, जो शरीर के बाहर रहते हैं, जो पोषक जीव होते हैं उनके शरीर के बाहर रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अंतः परजीवी किसे कहते हैं? तो जो शरीर के अंदर रहते हैं, जो परजीवी, वह परजीवी जो पोषक के शरीर के अंदर विद्यमान रहते हैं वे अंतः परजीवी कहलाते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम एंड अमीबा, ये क्या है? शरीर के अंदर होता है। नेक्स्ट है, वे मांसाहारी जंतु जो स्वयं अपना शिकार कर खाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे मांसाहारी जंतु जो स्वयं अपना शिकार करते हैं और खाते हैं, तो ऐसे जीव को परभक्षी जंतु कहते हैं, जैसे कि शेर अपना शिकार खुद करता है और खाता है, और इसी श्रेणी में छिपकली को भी रखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, वह जंतु जो अपना भोजन पौधों तथा जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? तो मानव को हम इसी श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि मानव जो है अपना भोजन पौधों से भी प्राप्त करता है और जंतुओं से भी प्राप्त करता है। तो ऐसे जो जीव होते हैं, जंतु होते हैं, इनको सर्वाहारी कहते हैं, जैसे कि मनुष्य, कॉकरोच, कौवा, तो ये सभी क्या है? सर्वाहारी है। आगे बात करते हैं, कॉकरोच से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको यह भी याद रखना है कि कॉकरोच जो है वह स्वजाति भक्षी वर्ग में भी रखा जाता है, जो अपनी ही जाति के जीवों को खाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न की, पोषण की वह विधि जिसमें भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण यानी कि अंतर्ग्रहण कर एंजाइमों के माध्यम से सरल अणुओं में तोड़कर ऊर्जा प्राप्त की जाती है क्या कहलाती है? तो यह प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मानव जो है वह भोजन अंदर ग्रहण करता है और उसको एंजाइम के माध्यम से सरल अणुओं में तोड़कर फिर उससे ऊर्जा प्राप्त करता है। तो यह जो पोषण की विधि होती है यह कहलाती है जंतुसम पोषण या प्राणीसम पोषण। तो यह आपको याद रखना है कि हम मानव जो है वह किस प्रकार से पोषण प्राप्त करते हैं। तो यह है जंतुसम या प्राणीसम होलोजोइक पोषण। आगे बात करते हैं, हरे पौधे किस प्रक्रिया द्वारा खाद्य संश्लेषण करते हैं? तो हरे पौधे जो हम जानते हैं कि खाद्य संश्लेषण करते हैं, तो यह करते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, यानी कि प्रकाश संश्लेषण ही वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हरे पौधे जो है अपना भोजन निर्माण करते हैं, और ये स्वपोषी जीव की श्रेणी में आते हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, पौधों की पत्तियों में सूर्य के प्रकाश से कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की प्रक्रिया की खोज किसके द्वारा की गई? तो यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। यह है पीजे पेलेटियर एवं और जेबी कैंटेन द्वारा। तो इन दोनों के द्वारा यह प्रक्रिया की खोज की गई कि सूर्य के प्रकाश से कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की प्रक्रिया जो पौधों में पाई जाती है वह। आगे बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक कच्चे पदार्थ कौन कौन से हैं? तो आवश्यक कच्चे पदार्थ में देखा जाए तो पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी कच्चे पदार्थ हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में। नेक्स्ट है, स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण हेतु कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो जो जमीन पर पाए जाते हैं, जो भूमि पर पाए जाते हैं, वह कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो वह ग्रहण करते हैं वायुमंडल से। और जलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण हेतु कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो जलीय पौधे जो होते हैं वह जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को प्रयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण हेतु। आगे बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में हाइड्रोजन किससे प्राप्त होता है? तो चित्र में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन जो है वह पानी के माध्यम से प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह हवा के माध्यम से प्राप्त होता है, और सूर्य की जो एनर्जी होती है इससे मिलकर फिर कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है।
तो हमारा सही उत्तर है जल से। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हाइड्रोजन जल से प्राप्त होता है, यह आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करते हैं, पौधे का प्रकाश संश्लेषी अंग किसे माना जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वह पत्तियों में होती है और इसी कारण से पौधे का प्रकाश संश्लेषी अंग पत्तियों को माना जाता है। नेक्स्ट है, जल में मिलने वाले शैवाल और हाइड्रीला का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में शामिल होता है। तो जैसे पौधों में हमने देखा कि पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से भागीदार होती है, लेकिन शैवाल के बारे में पूछा जा रहा है, हाइड्रीला के बारे में पूछा जा रहा है कि इनका कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण क्रिया में शामिल होता है। तो इसका सही उत्तर है संपूर्ण शरीर। तो शैवाल का संपूर्ण शरीर जो है वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेता है और यही बात हाइड्रीला में भी लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक क्रिया यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शन या जिसे प्रकाशिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं, कहाँ संपन्न होती है। तो यह होती है ग्रेना में। तो यह प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के किस चरण में सूर्य की प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो सूर्य की जो प्रकाश ऊर्जा है वह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है प्रकाश संश्लेषण में, और प्रकाश संश्लेषण की किस प्रक्रिया में होती है। तो यह है प्रकाशिक अभिक्रिया चरण, यानी कि वह चरण जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है वह प्रकाशिक अभिक्रिया चरण कहलाती है। दिन में यह प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट, किस प्रक्रिया के अंत में ऊर्जा के रूप में एटीपी तथा NADPH निकलता है। तो यह है प्रकाश रासायनिक क्रिया, प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली क्रिया प्रकाश रासायनिक क्रिया। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया यानी कि डार्क केमिकल रिएक्शन या अप्रकाशिक चरण कहाँ संपन्न होता है। तो प्रकाशहीन जो क्रिया होती है वह प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, तो इस कारण से इसे अप्रकाशिक चरण भी कहा जाता है। तो यह होता है पीठिका यानी कि स्ट्रोमा में संपन्न होता है। नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर शर्करा या स्टार्च बनता है। तो वह प्रक्रिया है रासायनिक प्रकाशहीन प्रक्रिया, यानी कि प्रकाश की अनुपस्थिति में जो प्रक्रिया होती है वह रासायनिक प्रकाशहीन प्रक्रिया कहलाती है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के किस चरण को केल्विन बेंसन चरण कहा जाता है। तो दो प्रक्रिया हमने देखा प्रकाश संश्लेषण की, एक प्रकाश की उपस्थिति में होती है और दूसरा प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के जो दूसरा चरण होता है यानी कि रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया या अप्रकाशिक चरण, वहां उसे केल्विन बेंसन चरण कहा जाता है और यह होता है प्रकाश की अनुपस्थिति में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जल के अभाव होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जल की जब कमी हो जाएगी किसी क्षेत्र में तो उस क्षेत्र में पौधे की जो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रकाश संश्लेषण की दर वहां पर कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, 0 डिग्री सेल्सियस से किस बिंदु तक ताप बढ़ाने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती जाती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से जब हम ऊपर की ओर जाएंगे 37 डिग्री सेल्सियस तक, तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वह बढ़ती जाती है, लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर उच्च तापमान होता है तो उस स्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण की दर है यह कम होती जाती है। तो यह ध्यान में रखना है आपको। आगे बात करते हैं, किस तापक्रम पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है। तो वह कौन सा तापक्रम है। तो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस का जो परास है यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है। आगे बात करते हैं, छाया में या सायंकाल यानी कि संध्या में, शाम में, इवनिंग में, और उषा काल यानी कि सुबह में जब सूर्य उगने के पहले में वह स्थिति जब श्वसन से निकली कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के प्रकाश संश्लेषण हेतु पर्याप्त होती है और पौधा कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन न तो वातावरण से लेता है और न देता है, तो इस बिंदु को क्या कहा जाता है। तो इस बिंदु को कहा जाता है संतुलन प्रकाश तीव्रता। तो यह ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की प्रक्रिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण उपचयन और अपचयन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रकार की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में शर्करा निर्माण हेतु कौन कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप हम देखते हैं कि शर्करा निर्माण होता है, तो उसमें कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग होता है। तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के समय कौन सा एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो पौधों में हम जानते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है और इस प्रक्रिया के माध्यम से पौधों को नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें जो नाइट्रोनिजेन एंजाइम है वह उत्प्रेरक का काम करता है। आगे चलते हैं, वातावरण में बिजली चमकने पर किस प्रकार से नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो बारिश का सीजन होता है, मानसून के जो समय होता है, उस समय बिजली चमकती है आकाश में और इससे भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया होती है। और यह जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया है यह अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। तो यह भी ध्यान में रखें। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने हेतु उपयुक्त फसलों को लगाकर हरी अवस्था में भूमि को जोतकर सड़ा देने पर जो खाद प्राप्त होती है वह क्या कहलाती है। तो बहुत सारे पौधे ऐसे हैं, बहुत सारे फसल ऐसे हैं जिनको उगाया जाता है खेत में और जब वो खेत में उग जाते हैं, ठीक है, और तो उसी हरी अवस्था में फिर उस खेत को जोत दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, जो भी फसल होती है वह मिट्टी में मिल जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, भूमि की उर्वरता बढ़ती है, भूमि को खाद की प्राप्ति होती है। तो यह जो कहलाती है वह कहलाती है हरी खाद। तो जो सनई हमने नाम सुनते हैं, ढैंचा, बरसीम, लोबिया, सेंज, ये सब क्या है, हरी खाद है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन हरी खाद नहीं है। तो इन सभी नामों को आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वे जीव जो अपनी जैविक क्रियाओं द्वारा भूमि में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाते हैं क्या कहलाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो भूमि में अपनी जो जैविक क्रियाएं होती हैं, जो उनकी जैविक क्रियाएं होती हैं विभिन्न प्रकार की, उसके माध्यम से पोषक तत्वों की मात्रा भूमि में बढ़ती है। तो इस श्रेणी में हम केचुआ को भी रख सकते हैं। तो ऐसे जो जैविक जो जीव हैं इन्हें जैविक उर्वरक की संज्ञा भी दी जाती है। तो जैसे कि केचुआ। आगे चलते हैं, किसकी कमी से पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती है और पौधों में फल नहीं लगता है। तो यह है सल्फर। सल्फर की कमी से पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। आगे बात करते हैं, धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है ये, ठीक है। आगे, नींबू में पाए जाने वाला वह रोग जिसकी उत्पत्ति चीन में हुई। तो चीन में बहुत सारी बीमारी की उत्पत्ति हुई है और देखा जाए तो अभी कोविड-19 की उत्पत्ति भी चीन में ही हुई है। तो इस संदर्भ में आप यह भी याद रखें कि नींबू में पाए जाने वाला वह रोग जिसकी उत्पत्ति चीन में हुई है, यह है साइट्रस कैंकर। आगे चलते हैं, पौधों में किस तत्व की कमी से क्लोरोसिस रोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आयरन। आयरन की कमी से क्लोरोसिस रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस तत्व की कमी से पौधों में बौनापन आता है। तो कई बार देखते हैं कि पौधे जो उनकी लंबाई होती है वह लंबाई उनको नहीं मिलती है और वह बौने रह जाते हैं। तो यह होता है जिंक की कमी के कारण। नेक्स्ट है, किसके कारण तंबाकू में मोज़ेक रोग होता है जिसमें पत्तियां सिकुड़ जाती है और क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। तो मोज़ेक रोग जो होता है वह वायरस के कारण होता है। आगे, आलू के किस रोग को रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। तो आलू में पाए जाने वाला यह रोग है और यह है शैथिल रोग। तो आलू का जो शैथिल रोग है उसे रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बायोलॉजी में पोषण से संबंधित। इसके अलावा आने वाले दिनों में बायोलॉजी के और भी जो वीडियो बच गए हैं वह सभी आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।